नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजारों के लिए संकेत अच्छे। अमेरिका में अनुमान से कम भंडार आंकड़ों के बाद कच्चे तेल में रिकवरी। उत्पादन घटाने पर मई में रूस में हो सकती है बैठक। लगातार तीसरे दिन डाउ जोन्स 18,000 के पार बंद। जुलाई के बाद की ऊंचाई पर पहुंचा। यूरोप में भी रही तेजी। आज शाम ईसीबी की बैठक पर होगी नजर। उम्मीद के मुताबिक रहे चौथी तिमाही के विप्रो के नतीजे। मुनाफे में हल्की बढ़ोतरी। 625 रुपए के भाव पर 4 करोड़ शेयर बायबैक करेगी कंपनी। आज आएंगे इंडसइंड बैंक के तिमाही नतीजे। मजबूत नतीजों की उम्मीद। हिंदुस्तान जिंक के नतीजों पर भी नजर। आज फोकस में रहेंगे ज्वेलरी शेयर। ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स को आभूषण बनाने के लिए बैंकों से मिलेगी ड्यूटी फ्री सोना। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और आज इक्विटास होल्डिंग की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद। 17.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। इश्यू प्राइस 110 रुपए प्रति शेयर। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देख लीजिए इस गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, वो दर्शा रहा है कि एकदम सपाट कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद भारतीय बाजारों की आज शुरुआत हो। महज 4 अंक की मजबूती के साथ कामकाज। लेकिन ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है। अमेरिका जुलाई के बाद अपने उच्चतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट ईयर हाईज के आसपास बैठा हुआ है। लगातार 18,000 के ऊपर बिल्डअप देखने को मिल रहा है। बेबी स्टेप्स लेता हुआ, क्योंकि कल भी डाउ में हमने देखा 40 पॉइंट के आसपास की मजबूती आई थी। यूरोप मल्टी मंथ हाईज पर है और कल आखिरी सेशन में जाते जाते यूरोपियन मार्केट्स में, खासतौर पर यूरो जोन के मार्केट्स में तगड़ा उछाल था। आपकी स्क्रीन पर वो मजबूती के संकेत आते हुए तो ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके होने चाहिए। तो क्या लेवल्स होंगे, रणनीति क्या हो, मैं अनिल से डिटेल में आगे बातचीत करूंगा। लेकिन इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे भारतीय बाजारों को लगातार तूल दे रहा है वो है ग्लोबल संकेत। और जो लगातार रिस्क ऑन ट्रेड यानी कि इक्विटी में लगातार जो खरीदारी देखने को मिल रही है वो एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जोड़ रहे हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ, पॉजिटिव रन कंटिन्यू होती हुई। बिल्कुल, क्रेडिट किसी न किसी को मिलना चाहिए। आज क्रेडिट देते कच्चे तेल को, क्योंकि कच्चा तेल ने जिस तरह का मोमेंटम दिखाया है एक अच्छे फॉल के बाद, वो ये कह सकते हैं अपने आप में काबिल तारीफ है और इसने बाजार को भी काफी हद तक प्रोपेल किया है। अगर आप देखें तो क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी थी क्रूड को लेकर और जो वायदा कॉन्ट्रैक्ट अगले जून के महीने में ट्रांसफर हुआ है वो करीब 3 से 4% ऊपर जाकर ट्रांसफर हुए हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी सौदे खड़े किए गए वो मतलब तेजी के ही आते हुए दिखे। एक तो कच्चे तेल के अंदर ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि मई के अंदर, जैसे भी आप बता भी रहे थे, कि एक बैठक हो सकती है रूस के अंदर, खासकर ओपेक देशों की, क्योंकि इससे पहले दोहा की बैठक फेल हो चुकी है। तो इस रूस की बैठक से बड़ी इंपॉर्टेंस लगती है, लेकिन हालांकि भी दूर है, लेकिन हाँ सेंटिमेंट के तौर पर अच्छी चीज थी। इसके अलावा यूएस में जब इन्वेंट्री आई तो उम्मीद से थोड़ी कम आई, हालांकि बढ़ के आई थी, लेकिन इन्वेंट्री उम्मीद से कम थी। ये 3 ऐसी बड़ी वजह थी जो कच्चे तेल को अच्छी खासी तेजी देके गया है और ये उम्मीद थी है कि आगे चल के कच्चा तेल और भी चलेगा, इसलिए बाजारों के अंदर एक अच्छी खासी हमने बढ़त आती दिखी है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स के अंदर रिजल्ट भी आ रहे हैं। कोका कोला और इंटेल के बेहतर रिजल्ट्स की वजह से भी बाजार ने अपने आप को काफी हद तक संभाल लिया। हालांकि ऊपर स्तर से कुछ हद तक मुनाफा वसूली भी अलग अलग सेक्टर्स में होती हुई दिखी है। शुक्रवार को पीएमआई के आंकड़े आने हैं, बड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े होंगे जो कि यूएस के अंदर होंगे, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा आज यूरोप में ईसीबी की एक बैठक है। इससे ठीक पहले आपने देखा यूरोपियन बाजारों में तेजी है। उम्मीद तो यह है कि शायद ब्याज दरों में कोई और कटौती तो नहीं हो, हाँ, लेकिन हो सकता है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है वो शायद आपको अगले 6 महीने तक और बढ़ता हुआ दिखे। ये बड़ी मेजर अनाउंसमेंट होगी जिसपे आज बाजार वेट करेगा। ओके, तो ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा आज शाम को, सबकी नजरें उस पर रहेंगी। लेकिन इक्विटी मार्केट्स मजबूती के साथ कामकाज करते हुए, इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स देख लीजिए आप, लगातार 6ठा कारोबारी सत्र था जब आप मजबूती के साथ क्लोज हुए। इनफैक्ट 4 तगड़े सेशंस थे। तो कल कहना चाहिए उस लिहाज से कंसोलिडेशन का दिन था। एक अस्थिरता, वोलेटिलिटी दिन के दौरान देखने को मिली और लोअर लेवल से, लेकिन फाइनली एक बेहद स्मार्ट रिकवरी। फाइनली एकदम सपाट क्लोजिंग थी कल भी। निफ्टी तो एकदम फ्लैट था, सेंसेक्स में हल्की हरे निशान के साथ क्लोज देखने को मिला। अच्छी बात कि 7900 के ऊपर क्लोज हुए और मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटी कल का रेंज देखेंगे दिन का, तो उसके मिड पॉइंट पे जाके इंडियन मार्केट्स कल
क्लोज हुए हैं। बैंक्स ने तगड़ा इंटरडे सपोर्ट दिया। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा लो लेवल से इसकी स्मार्ट रिकवरी की सबसे बड़ी वजह क्या थी। बैंक्स में बाइंग 2-3-4.5% तक उछाल बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आया आपकी स्क्रीन पर। इसके अलावा मेटल्स गजब का मोमेंटम था कल, कैपिटल गुड्स में खरीदारी थी। जो प्रेशर्स में पॉकेट थी उसमें टेलीकॉम शेयर्स कल दबाव में थे, ऑयल एंड गैस, ऑटो, आईटी में काफी हद तक कुछ मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता हुआ नजर आया। पर ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि वो जो मिड कैप स्मॉल कैप का यूनिवर्स है वहां पे अच्छी खरीदारी थी। मिड कैप्स में 0.5%, स्मॉल कैप्स में 2-3.5% का उछाल था। इसलिए मार्केट ब्रेथ यानी कि जो एडवांस डिक्लाइन हम देखते हैं वो थोड़ा सा फेवर में था एडवांसेस के फाइनली जब सेशन क्लोज हुआ। लेकिन एफआईआईज की तरफ से 80 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में सेलिंग थी और डीआईएस भी 300 करोड़ रुपए के आसपास कल बाजार में बेचते हुए नजर आए। तो शायद तगड़े मोमेंटम के बाद कुछ मुनाफा वसूली का दबाव भी कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स में आया है। लेकिन आज किस तरह के संकेत हैं? ग्लोबल सेटअप मैंने आपको समझाया। हमारे मार्केट्स में मोमेंटम जो है रन जो है अब तक तो इंटैक्ट नजर आता है। ऐसे में आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है? हमें और आपको रणनीति क्या बनानी चाहिए? मैंने सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेटर अनिल सिंघवी की पहले कोट प्लेट पढ़ी थी जिसमें अनिल ने कहा है आज खरीदारी करने के मौके हैं। अब अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अब रणनीति जानने का समय आ गया। अनिल जी, आपकी कोट प्लेट पढ़ा था खरीदारी करने के मौके, तो कल एक कंसोलिडेशन का दिन था, सांस ली हमने, आज फिर अच्छी मोमेंटम वापस लौट सकता है? आज भी कंसोलिडेशन का ही दिन रहेगा आशीष, लेकिन रुझान खरीदारी का है। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, यानी कि हर गिरावट में अभी खरीदारी का माहौल है, क्योंकि बाजार अगर थोड़ा सीमित दायरे में कारोबार कर भी रहा है तो अहम लेवल्स को तोड़ नहीं रहा है, तो वो एक कंफर्ट है। हाँ, कल के सेशन में एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि कैश मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली का आंकड़ा एफआईआईज की तरफ से आया है, लेकिन एक ही दिन का आंकड़ा है, छोटा आंकड़ा, तो मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा, और खासतौर से इसलिए भी कि वायदा कारोबार के आंकड़े अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल देखेंगे कि किस तरह के आज आंकड़े दिखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बाजार ये 75 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करना चाहिए, 7875 नीचे और 7950 ऊपर। इस रेंज के बाद जिधर निकले एक डायरेक्शनल कॉल लिया जा सकता है 50 से 75 पॉइंट की और बड़े मूव का। तो फिलहाल आज मैंने इस 7875 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का मन बनाया है। ऊपर की तरफ 7950, 8000 के आसपास बाजार पहुंचेगा, लेकिन एक राय बेहद साफ है और वो ये कि 8000 के आसपास बाजार पहुंचे तो एक बार की प्रॉफिट बुकिंग करके वहां पर इंतजार करना चाहिए फिर से करेक्शन का, क्योंकि 8000 को पार करने के लिए सिर्फ एक ट्रिगर से काम नहीं चलेगा कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, 2-3 ट्रिगर्स चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती, कुछ एफआईआईज की बड़ी खरीदारी, अच्छे नतीजे, 3 ट्रिगर एक साथ मिलेंगे तो आप 8000 को पार कर पाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह से मूड मोमेंटम बदला है मार्केट का, अभी भी मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी रहेगी, तो ट्रेडर्स को फोकस वहीं करना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है 7950 और उसके बाद इवेंचुअली 8000 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिल सकते हैं और 8000 के लेवल्स के आसपास मुनाफा वसूली कर लें। अनिल स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए छोटे मझौले शेयरों में अच्छी बाइंग कल भी देखने को मिली थी और वो बाइंग स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शायद आज भी कंटिन्यू करे। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले क्विकली इवेंट्स कैलेंडर देख लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजर आज कहां होनी चाहिए। रिजल्ट सीजन चल रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं कई सारी कंपनीज को और आज भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने हैं। इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान जिंक, साइंट और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन चारों कंपनीज पे नजर रहने वाली है। साथ साथ प्राइमरी मार्केट्स में आई हुई कंपनी आज सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करेगी, यानी कि इक्विटास होल्डिंग की आज लिस्टिंग होनी है। तगड़ा रिस्पॉन्स इसके आईपीओ को मिला था, तो आज इस इक्विटास होल्डिंग के शेयर पे नजर रहने वाली है। 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। आज अदालत में माल्या बनाम एसबीआई मामले की डीआरटी में सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में कॉल ड्रॉप मामले पर सुनवाई होनी है। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में केस जो है उस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा फाइनली पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग है, तो 62 सीटों के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग आज मतदान करने वाले हैं। लेकिन अनिल से मैंने बातचीत करी थी, उनसे मैंने समझा था कि आज क्या रणनीति होनी चाहिए। अनिल मानते हैं कि खरीदारी करने के मौके हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ अब एक और एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। रन तो पॉजिटिव कंटिन्यू होता हुआ, क्या आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढूं? कल के सेशन में जो थोड़ा ठंडा परफॉर्मेंस था उससे कैसे रीड करूं सर? जी हाँ आशीष जी, अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो 8000 पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि 8000 का रेजिस्टेंस वर्क करेगा, यहाँ पे मार्केट थोड़े टाइम के लिए रेजिस्ट करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तो एक बड़ी तेजी दोबारा से देख सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म के लिए लेके चलना चाहिए निफ्टी को। 7880 का एक स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 8010 का एक टारगेट देख सकते हैं। ओके, तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करके चलें और दोनों का मानना है 8000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है।
अनिल ने 8,000 का टारगेट दिया था और मनोज भी 8,010 का टारगेट दे रहे हैं। इन लेवल्स के आसपास मुनाफा वसूली करना एक बेहतर रणनीति अब ऑब्वियस है, समझ में आ रहा है। स्टॉप लॉस 78, 80, 78, 75 दोनों मतलब सिमिलर रणनीति है, तो आज कोई कंफ्यूजन नहीं है। निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लगातार आते रहेंगे। लेकिन मनोज जी, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पे क्या फोकस है, कौन से आज की पिक्स होंगी? जी हाँ आशीष जी, मदरसन सुमी को बाय करके चला जा सकता है। ओके, इसका वीकली चार्ट देखें, 3-4 वीक से काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। नीचे में 240, ऊपर में 208। कल इसमें एक अपर साइड में ब्रेकआउट आया, 250 के स्टॉप लॉस है 95 टारगेट के लिए मदरसन सुमी को बाय कर सकते। ओके। दूसरा स्टॉक होगा एक्सिस बैंक का, इसमें 455 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, तो 450 स्टॉप लॉस है और 1 के टारगेट के लिए बाय करें। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी और दोनों स्टॉक आइडियाज जो मनोज सुझा रहे हैं, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं अच्छी खरीदारी आती हुई। कल भी कई सारे स्टॉक्स बड़ा तगड़ा मूव दिखा रहे थे। मदरसन सुमी उस पैक में टेक्निकली सबसे बेस्ट बेट नजर आती है, 295 के टारगेट्स। और कल इंट्राडे में तमाम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में खरीदारी आई थी। एक्सिस बैंक में हमने देखा अच्छी खरीदारी आती हुई। वो रन आज भी शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए, तो आज भी खरीदारी करने के मौके होंगे। 480 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने की रणनीति। ये दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज थे, लेकिन हमारे पास कुछ और आइडियाज हैं आपके लिए। और हमेशा की तरह पूजा जुड़ चुकी है उन आइडियाज को लेकर। पूजा ने कुछ एक्सपर्ट से बातचीत करी है। पूजा बताएं। जी, हमारी भी जिन जानकारों से बात हुई सबने खरीदारी की ही राय दिया। मिड कैप काउंटर्स पर आज रुझान देखने को मिल रहा है। अनुज दीक्षित ने एक्साइड में खरीदारी की राय दी है। उनका मानना है कि अगले 1 से 2 दिनों में 142 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने बैंकिंग काउंटर इलाहाबाद बैंक में खरीदारी की राय दी है। 64 के लेवल्स देखने की उम्मीद, 56 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय होगी। इसके अलावा ए के प्रभाकर ने जीएसएफसी में खरीदारी करने की राय दी है। अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है स्टॉक में भी और 80 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पांचों के पांचों जो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हैं खरीदारी करने की सलाह। मदरसन सुमी, एक्सिस बैंक, एक्साइड, इलाहाबाद बैंक और जीएसएफसी आज की टेक्निकल पिक्स। लेकिन आईटी कंपनी विप्रो ये भी आज स्टॉक फोकस में रहने वाला है। कल ध्यान रखें, बाजार बंद होने के बाद इसने अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट घोषित करे। क्विकली समझा दूं आपको किस तरह के नंबर से। शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पहले तो Q4 की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था कि अच्छा मोमेंटम रहेगा, ऑलमोस्ट 0.3% डॉलर आय में उछाल होगी, महज 2.4% की उछाल थी। तो पहला डिसअपॉइंटमेंट वो। मार्जिन एज एक्सपेक्टेड फ्लैट रहे इस कंपनी के, हालांकि बाजार मान के चल रहा था कि मार्जिन फ्लैट रहने वाले हैं। लेकिन जो ज्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है वो फिर से आउटलुक को लेकर, क्योंकि विप्रो अगले क्वार्टर की गाइडेंस देती है। तो Q1 FY17 की इस कंपनी ने गाइडेंस दी, जो हाल फिलहाल इस कंपनी ने अधिग्रहण करें। उसके बाद बाजार मान रहा था कि शायद 2 से 4% या एक तबका मान रहा था 3 से 5% तक की डॉलर आय में ग्रोथ की कंपनी बात करेगी, लेकिन महज 1 से 3% ग्रोथ की गाइडेंस दी है। वो दूसरा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है इन नंबर्स में। बायबैक, कल आपको याद होगा बोर्ड बैठक में सब इंतजार कर रहे थे बायबैक का। ये कंपनी 2,500 करोड़ रुपए का बायबैक करेगी 625 रुपए प्रति शेयर पे, यानी कि कल की क्लोजिंग से 4% का प्रीमियम और कुल मिलाकर 4 करोड़ शेयर्स बायबैक किए जाएंगे। तो ये एक सपोर्ट कर सकता है प्राइसेस को। पर ध्यान रखें, विप्रो का स्टॉक पिछले 5 दिनों में 50 रुपए का उछाल दिखा चुका है। तगड़ा मोमेंटम आ चुका है, ऑलरेडी अपने ईयर हाइज के आसपास है। तो बहुत कुछ ये बायबैक की बज़ भी, बायबैक की खबरें भी शायद स्टॉक में प्राइस इन हो चुकी है। तो अब इस कंपनी ने लगातार ये 5वां स्ट्रेट साल है जब इंडस्ट्री में अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहद कमजोर परफॉर्मेंस दी है। पूरे साल में विप्रो की ग्रोथ महज 3-3.5% की है, जबकि कल मैं हाईलाइट करता इन्फोसिस 9%, TCS 7% है। तो ये कंपनी लगातार अंडरपरफॉर्म कर रही है और गाइडेंस भी दिखा रही है कि अंडर परफॉर्मेंस शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। ध्यान रखिए, विप्रो के टॉप मैनेजमेंट, विप्रो के CFO से हम आज बातचीत करेंगे 10:50 पर सुबह। उनसे जानेंगे इन कमजोरी के वजह क्या है और आगे का आउटलुक कैसा है। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस जिनके विप्रो के रिजल्ट्स के बाद अपडेट्स आए, वो ब्रोकरेजेस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। कोटक का मानना है विप्रो के नतीजे और गाइडेंस निराशाजनक है। रिड्यूस रेटिंग जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं इस स्टॉक पर। तो विप्रो ने भी थम्स डाउन दिया है। स्टॉक पे शायद आज प्रेशर हो, एक ही होप है कि वो बायबैक किस हद तक स्टॉक प्राइस को सपोर्ट कर पाता है, अदरवाइज शायद ये स्टॉक आपको आज लाल निशान में कामकाज करता हुआ नजर आए। लेकिन चलिए, एक्साइज ड्यूटी के से खफा ज्वेलर्स के सामने तो सरकार नहीं झुकी, लेकिन अब सरकार इन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। खबर है कि सरकार सोने के आभूषण का निर्यात करने वाले ज्वेलर्स को ड्यूटी फ्री सोना मुहैया करा सकती है और इसका ऐलान जल्द हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर को लेकर आए हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय।
सरकार ज्वेलर्स को लक्ष्मण किस तरह की राहत देने की तैयारी कर रही है, कुछ समझाएं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं उनको अब ड्यूटी फ्री गोल्ड मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए बैंकों और नॉमिनेटेड एजेंसी को सरकार आदेश देगी। इस मुद्दे पर 2 दिन पहले महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है वाणिज्य मंत्रालय में और आम सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसके लिए औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा। इस फैसले के तहत, राहत पैकेज के तहत, दूसरा बड़ा कदम ये होगा कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं वो जैसे ही गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर देंगी उसके तुरंत बाद बैंक गारंटी एनकैश कर सकती हैं। फिलहाल अभी नियम यह है कि जब तक कि गोल्ड ज्वेलरी बाहर खरीद नहीं लिया जाता, बिक नहीं जाता, जिसमें करीब 200 से 250 दिन लगता है, तब तक आप बैंक गारंटी एनकैश नहीं कर सकते हैं। तीसरा बड़ा मुद्दा यह है कि 1 किलो से कम का भी सोना नॉमिनेटेड एजेंसी और बैंक इन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्टर को देंगे। और चौथी चीज कि 80-20 स्कीम के दौरान 2013-14 में जिन कंपनियों ने गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट किया था उसके एवज में अभी तक उनको ड्यूटी फ्री गोल्ड नहीं मिला था, तो ये भी गोल्ड उनको दे दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सैद्धांतिक तौर पर ले लिए गए हैं और इसके लिए औपचारिक आदेश जल्द जारी किया जाना है। औपचारिक आदेश जल्द आता हुआ नजर आएगा। लक्ष्मण, आपका धन्यवाद। तो शायद जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज आज ट्रेड में फिर से फोकस में रहे। ध्यान रखें, 45 दिन की स्ट्राइक के बाद, हड़ताल के बाद फाइनली कामकाज की शुरुआत हुई थी। सरकार ने 1% एक्साइज ड्यूटी को रोल बैक नहीं किया था, लेकिन अब ड्यूटी फ्री सोना मुहैया कराने की शायद औपचारिक रूप में ऐलान हो सकता है। तो एक पॉजिटिव खबर, कल भी ज्वेलरी कंपनीज हरकत में थी, आज भी अपने रडार पर रखें। एक छोटा सा लेकिन ब्रेक लूंगा। विप्रो आज ट्रेड में फोकस में रहेगा, तमाम ट्रेडिंग कॉल जो हमने दी आज फोकस में रहेंगे। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज फोकस में रहेगी। लेकिन इन सब के अलावा आज खबरों की वजह से और कौन से शेयर्स हरकत में रहने वाले हैं, इस पे हेमंत से मैं डिटेल में बातचीत करूंगा और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो ये भी बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में, यानी कि जिनमें खबरें हैं, जानते हैं हमारे सहयोगी हेमंत गई से, जो इस समय मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स रडार पर रहने वाले हैं आज? फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रडार पर रहने वाली हैं। कल भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी कई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में और आज जीएमआर इंफ्रा के ऊपर नजर रखिएगा। आपको याद होगा ये कह रही थी कंपनी की लैंड मोनेटाइज करना चाहती है, कर्ज घटाने के लिए जमीन को बेचना चाहती है और उसके लिए 6 अप्रैल से इन्होंने बोलियां मंगा ली हैं और बोलियां मंगाने के बाद RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो शेयर भी कर दिया और अब फाइनल बोलियां कंपनी की तरफ, लोगों की तरफ से जो कंपनी ने खरीदना चाहती हैं जमीन को, वो आती हुई दिखेंगी। तो एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर तेजी से ये कंपनी काम कर रही है, तो इस शेयर पर नजर रखिए। साथ ही स्टोन इंडिया के शेयर पर नजर रखिए। आपको याद होगा कि कल भी हमने देखा था कई रेलवे शेयरों में तेजी देखने को मिली थी और यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार से इसको करीब 28 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ऑर्डर का साइज आपको देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप भी देखिए छोटा है, तो उस लिहाज से इस कंपनी के लिए बड़ा ऑर्डर है। इस पर नजर रखिएगा और नजर रखिएगा एरीज एग्रो पर 201 करोड़ के बुकिंग्स इनको मिली हैं करीब 65 ब्रांड्स के लिए, तो इस स्टॉक में एक तेजी देखने को मिल सकती है। नारायण हृदयालय के लिए भी एक पॉजिटिव खबर आती हुई, हाल ही की लिस्टिंग है ये और जम्मू में इनका एक नया हॉस्पिटल लॉन्च हो गया है, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। शक्ति शुगर पर भी नजर रखिएगा और हमने कल देखा था शुगर कंपनियों में तेज दबाव देखने को मिला था। शक्ति शुगर को मंजूरी मिली है मद्रास हाईकोर्ट से डिमर्ज करने के लिए, इनकी एक यूनिट ABT यूनिट को डिमर्ज करने वाले हैं ये, तो वो एक हाई कोर्ट से मंजूरी मिलती हुई। तो इन तमाम शेयरों पर आज आपकी नजर होनी चाहिए और तमाम शेयर में सब पॉजिटिव खबरें। जी हाँ, तो ये सब स्टॉक्स आज हरकत में रहेंगे, इन पे आप नजर बना रखें। एक क्विक सम अप आपकी स्क्रीन पे जो स्टॉक्स हेमंत ने हाईलाइट करें। इसके अलावा ध्यान रखें विप्रो, क्योंकि रिजल्ट्स आ चुके थे इसलिए ट्रेड में आज फोकस में रहेगा। रिएक्शन देखेंगे हम और कई सारे रिजल्ट्स आज आने हैं, तो उन पर सबकी नजर रहने वाली है। उसमें इंपॉर्टेंट है इंडसइंड बैंक और हिंदुस्तान जिंक के नतीजे। क्या एक्सपेक्टेशंस है बाजार की, क्योंकि ये समझ लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ी हुई हैं। पूजा, सबसे पहले तो इंडसइंड बैंक जिसको आप बहुत क्लोजली ट्रैक करती हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इंडसइंड बैंक से हमेशा की तरह एक स्टेबल क्वार्टर की उम्मीद है। कंपनी हर बार एक अच्छी ग्रोथ ही पोस्ट करते हुए नजर आ रही है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि मुनाफे में वो ग्रोथ बरकरार रहेगी और 27% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल और SME सेगमेंट से तो कंपनी को सपोर्ट मिलेगा ही। लोन ग्रोथ में एक अच्छी बढ़त देखने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी हाल ही में डायमंड बिजनेस भी एक्वायर किया है, तो उसका भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे कि हमारा अनुमान है कि इस बार ट्रेड ग्रोथ काफी अच्छी दिखेगी कंपनी की। एसेट क्वालिटी भी स्टेबल
स्टेबल रहेंगे, वहां पर कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं, 1% के नीचे ही ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन पे हमारा अनुमान है कि जो रेंज रहेगी वो 3.7 से 3.8% के आसपास देखने को मिल सकती है। कुल मिला के स्टेबल क्वार्टर इंडसइंड बैंक के लिए। तो डीसीबी के बाद दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक शायद डिसअपॉइंट ना करे, एसेट क्वालिटी में कोई डिटोरिएशन एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक को लेकर आवाज का पोल क्या कह रहा है पूजा? हिंदुस्तान जिंक को लेकर हमारा पोल कह रहा है कि कमजोर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। टोटल इनकम में करीब 24% की गिरावट देखने की उम्मीद है और मुनाफे में भी 30% के आसपास की गिरावट देखने की उम्मीद की जा रही है। कंपनी का जो एक माइन है रामपुरा अगुचा, वहां पर कुछ काम चल रहा है जिसके चलते माना जा रहा है कि कंपनी के जो टोटल माइन प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कमोडिटी प्राइस में जो गिरावट हुई थी उसका भी असर कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैपिटल एलोकेशन को लेकर मैनेजमेंट किस तरह की कमेंट्री निकल कर आती है, इस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो कमजोर नतीजे की उम्मीद हिंदुस्तान जिंक की तरफ। ओके, तो आज रिजल्ट्स के लिहाज से मिला जुला दिन हो सकता है। इंडसइंड बैंक शायद बेहतर नंबर्स डिलीवर करे और हिंदुस्तान जिंक एक माइनर डिसअपॉइंटमेंट के तौर पे हो सकता है। लेकिन चलिए अब मैं कमोडिटीज और करेंसी मार्केट पे फोकस करना चाहूंगा और हाईलाइट थी कल के सेशन की, जैसे डिम्पी भी बता रहे थे, कच्चा तेल 4.25% का उछाल देखने को मिला और इस साल के सबसे उच्चतम स्तरों पर जाके कच्चा तेल कल क्लोज हुआ है। क्यों मजबूती आई थी कल? एक तो अमेरिका के इन्वेंट्री डेटा आने थे सरकारी, उसमें नजर आया कि उम्मीद से कम इन्वेंट्री बिल्डअप था। एक्सपेक्टेड था 24 लाख बैरल्स, बढ़ा 21 लाख बैरल्स। दूसरी बात, बाजार में अटकलें लगाने लगी। बहुत स्पेकुलेशन था कि शायद रशिया में फिर से दिग्गज ऑयल प्रोड्यूसर्स की बैठक हो सकती है मई में, कोई अटेम्प्ट हो सकता है आउटपुट जो अब तक दोहा कतार की बैठक में नहीं निकल के आया था कि आउटपुट फ्रीज करें, उस पर मई में विचार हो सकता है। लेकिन इस खबर के साथ साथ ध्यान रखें, रशिया के एनर्जी मिनिस्टर ने इस खबर को डिनाई भी करा है। उसके अलावा सोना और चांदी में तो अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और चांदी तो अपने 11 मंथ के हाईस पे अब कामकाज करती हुई। तो आज रणनीति क्या हो? कार्बी कॉम्ट्रेड के हिमांशु गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके। हिमांशु जी, क्या करूं, कच्चे तेल में जो उछाल आया है सस्टेनेबल है या फिर रशियन एनर्जी मिनिस्टर के बयान ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज शायद मुनाफा वसूली? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, जैसा कि आपने बोला कि कल हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस को 2016 के हाईएस्ट लेवल्स पर आते हुए देखा और डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में 2900 के ऊपर एक डिसाइसिवली क्लोज देखने को मिला है। तो मैं समझता हूं कि जो इनिशियल सेशंस में अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ी सी गिरावट है, इस पे लॉन्ग पोजीशन ही इनिशिएट करें। अभी ये तेजी बरकरार रह सकती है और आने वाले दिनों में 3100 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सोना और चांदी और खासतौर पर चांदी जो लगातार कई लोग मानने लगे सोने के मुकाबले अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ज्यादा खरीदारी वहां पे देखने को मिल रही है। क्या इन दोनों में भी पॉजिटिव रन कंटिन्यू होगा सर? देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो हमने देखा है कि रिपीटेड अटेम्प्ट्स में $1250 के ऊपर गोल्ड प्राइसेस सस्टेन नहीं कर रहे हैं। आज के सेशन में भी इंटरनेशनल मार्केट्स में खासी गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड प्राइसेस में तो क्लियर कट कंसोलिडेशन ही रहेगा और आज के सेशन में शॉर्ट पोजीशन ही इनिशिएट की जा सकती है 29,300 के लेवल्स पर, 29,000 से 28,900 के टारगेट के लिए। रही बात सिल्वर की, तो बिल्कुल सिल्वर इस साल की शुरुआत से ही बिल्कुल क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रही थी। गोल्ड सिल्वर रेशियो 83 तक पहुंच गया था, जिसका लॉन्ग टर्म एवरेज 59 का है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी काफी हद तक कैचअप रैली देखने को मिल चुकी है और 40,500 पर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल सिल्वर का है। तो मेरा मानना है कि या तो प्राइसेस 40,500 के ऊपर सस्टेन करें क्लोजिंग बेसिस पर, तब फ्रेश लॉन्ग्स किए जाएं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द रैली शायद हमने ऑलरेडी देख ली है और प्राइसेस अब यहाँ से कंसोलिडेट करते दिखे। ओके, तो कच्चे तेल में खरीदारी और सोने में बिकवाली करने की सलाह। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे आज से बाजार में आने वाली इक्विटास होल्डिंग की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी इक्विटास होल्डिंग भी आज से बाजार में आ जाएगी। लिस्टिंग जोरदार होने की उम्मीद है क्योंकि कंपनी का इश्यू 17 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, तो अच्छा रिस्पांस मिला था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपनी रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी से। पूजा, थोड़ा कंपनी के बारे में दर्शकों को बताएं और क्या माने, अच्छी लिस्टिंग होगी आज? जी, काफी अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है इस कंपनी से। अपने जो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट है उसमें एक लीडिंग प्लेयर है जो कि करीब 5.5% का मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड करती है। हम आपको बता दें कि 5 से 7 तारीख के बीच जब कंपनी का आईपीओ आया था, काफी स्ट्रांग लिस्टिंग देखने को मिली थी और जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर अपने पेयर से कंपेयर करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 4 टाइम्स पर ट्रेड करे, जबकि इक्विटास 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड
ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी ये कन्वर्ट होने जा रही है, जिससे माना जा रहा है कि आगे चल के जो कंपनी का कारोबार है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और इसके बाद कंपनी में जो फॉरेन लिमिट है वो भी 93% से घटकर 35% हो जाएगी, जो कि एक रूल है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में 49% से ज्यादा की फॉरेन होल्डिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए। इस वजह से ये भी एक रीजन है कि कंपनी ये आईपीओ लेकर आई थी और लिस्टिंग करवा रही है। काफी अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है आज की लिस्टिंग से और 110 रुपए का ये इशू प्राइस तय किया गया है। ओके, तो अच्छी लिस्टिंग होने की पूरी उम्मीद, लेकिन जाते जाते एक बार एसजीएक्स निफ्टी पे नजर डाल लीजिए किस तरह का वहां पे कामकाज हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में आपको नजर आया। अब तो लोअर लेवल से एक रिकवरी आती हुई 1/3%, हमने शुरुआत करी थी कार्यक्रम की तो एकदम सपाट था, अब 1/3% का उछाल। और अनिल और मनोज दोनों का मानना है खरीदारी करें निफ्टी में 8,010 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020।